नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। जो मुख्य बिंदु होंगे वो हैं खबरों में क्यों हैं, संसदीय समिति क्या होती हैं, संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो संसदीय समितियों से रिलेटेड है, संसदीय समिति कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं और संसदीय समितियों की क्या ज़रूरत है, वाई दे आर नीडेड एंड उनकी क्या उपयोगिता संसदीय जो सिस्टम है उसमें होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वाई न्यूज, बिकॉज 4 अक्टूबर 2022 अभी हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22 समितियों का अनाउंसमेंट किया है और उनमें से ज़्यादातर के जो हेड ऑफ द कमेटी हैं वो बीजेपी रूलिंग पार्टी से ही हैं। सिर्फ एक जो कमेटी है उसका हेड ऑफ द कमेटी कांग्रेस पार्टी से बनाया गया है, श्री जयराम रमेश को, और उनको बनाया गया है एक पर्यावरण से रिलेटेड समिति का अध्यक्ष। बाकी जो इम्पोर्टेंट कमेटीज हैं वो होम, फाइनेंस, आईटी, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स पर होती हैं। संसदीय समिति बेसिकली हैं क्या? मूलतः ये कुछ संसद सदस्यों यानी कि एमपीज का एक पैनल होता है, उनका एक ग्रुप होता है। या तो ये हाउस के द्वारा चुने हुए होते हैं या फिर इनको स्पीकर या चेयरमैन जो हैं हाउस के नॉमिनेट करते हैं। आगे ये कि ये स्पीकर या चेयरमैन की डायरेक्शन के अंडर ही अपना काम करते हैं और ये रिपोर्ट भी हाउस में या फिर स्पीकर के सामने टेबल करते हैं। तो बेसिकली ये स्पीकर के ही डायरेक्शन में और रेगुलेशन में काम करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इनका जो संसदीय समितियों का ओरिजिन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया जाता है। अंग्रेजी ब्रिटेन की जो संसद है वहाँ पे ये सबसे पहले ये संसदीय समितियों का जो कंसेप्ट है शुरू किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 105 जो प्रिविलेज ऑफ एमपीज की बात करता है, जहाँ संसद सदस्यों के विशेष अधिकार और शक्तियों की बात की गई है, वहाँ पे इन समितियों का उल्लेख है। साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 118 जिसमें पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने हाउस को कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, हाउस के सुचारू करने के लिए विभिन्न तरह के नियम बना सकता है। और उस अनुच्छेद में भी उस अनुच्छेद 118 के अंतर्गत भी संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। तो लेकिन बेसिकली बात ये है कि जो संवैधानिक ये अनुच्छेदों में संसदीय समितियों का जो भी मेंशन हुआ है ये एक तरह से इनडायरेक्ट मेंशन है, यानी कि संविधान में कहीं भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इस तरह से नहीं है कि संसदीय समितियों का गठन कैसे होगा, उनका कंपोजिशन होगा, उसमें कितने मेंबर कैसे होंगे, उसमें उनकी टेन्योर क्या होगी, कितने समय तक वो कार्य करेंगे, ये कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ये आए कि भाई संसदीय समिति इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं है इसका आंसर। उसके बाद संसदीय समिति 2 प्रकार की होती हैं। स्टैंडिंग, जिनको हम परमानेंट या स्थायी समितियां भी कहते हैं, दूसरी एडहॉक या हम अस्थायी समितियां भी कहते हैं। स्टैंडिंग में फाइनेंशियल कमेटी होती हैं, कमेटीज ऑन इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल होती हैं, एंड डे टू डे बिजनेस कमेटी होती है। एडहॉक कमेटियों में रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग, इस तरह की कई कमेटी होती है, जैसे कि जॉइंट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। इस तरह की मतलब ये जो एडहॉक कमेटी होती हैं विभिन्न मुद्दों पर हम बना सकते हैं तथा इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ये 1 साल से कम भी हो सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
सिर्फ ये स्पीकर या हेड ऑफ द हाउस जो चेयरमैन जो भी होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक इनको टाइम देते हैं, कितना इनसे। साथ ही साथ जो स्थायी समितियां हैं इनका टाइम फिक्स है, 1 साल के लिए होती है। हर साल इनमें एमपी कुछ चेंज किया जाता है, कुछ नए जोड़े जाते हैं, कुछ हटाए जाते हैं। इस तरह से स्टैंडिंग कमेटियों का गठन हर साल होता है। दोस्तों, एडहॉक कमेटियों में अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, जैसे ही उनका पर्पज पूरा हो जाता है, उनकी टास्क कंप्लीट हो जाती है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं हाउस को, तो ये कमेटियां भंग कर दी जाती हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें स्थायी समितियों की, तो 3 तरह की फाइनेंस वित्तीय समितियां होती हैं। उनमें सबसे पहली है पीएससी लोक लेखा समिति, जो बहुत इम्पोर्टेंट समिति है। उसके बाद आकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, एंड एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दोस्तों, टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, लेकिन इस साल जो है केवल 22 समितियों का ही गठन किया गया है। 24 में से 16 समितियां लोकसभा से जुड़ी हुई होती थी और 8 समितियां राज्यसभा से जुड़ी हुई होती थी। अगर बात करी जाए सदस्यों की, तो एक समिति जो है विभागीय जो स्थायी समिति होती है, उनमें एक समिति में 31 सदस्य होते थे टोटल, जिनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते थे। जो विभागीय स्थायी समितियां हैं, उनका मुख्य जो उद्देश्य है केवल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि मंत्रिपरिषद की वित्तीय जिम्मेदारी को निश्चित करना। जैसे मंत्रिपरिषद कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, ये सब कौन सा मंत्रालय कौन सी योजना में कितना पैसा खर्च कर रही है, वो कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा किया कम किया, उस तरह से मतलब ये एक तरीका कि उनके जो मंत्रियों की पावर्स हैं या फिर उनका जो अकाउंटेबिलिटी है उसको तय करने की काम करती हैं। उसके बाद इनकी प्रत्येक जो लोकसभा की समिति हो या राज्यसभा की समिति हो, प्रत्येक समिति में जो दोनों ही हाउस से सदस्य होते हैं, लोकसभा से और राज्यसभा से, लेकिन जिस हाउस की समिति होती है उस हाउस का ही सदस्य उसको हेड करता है। ये बस इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद एक कमेटी टू इंक्वायरी होती हैं, जैसे कमेटी ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेज, कमेटी ऑन एथिक्स। उसके बाद कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जैसे कि विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, वो SC ST वेलफेयर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितनी योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं पर क्या क्या किया गया, कितना क्रियान्वयन हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, कितना % यूटिलाइज नहीं हुआ, ये सब जो है स्क्रूटनी इन सब चीज़ों की इन समितियों द्वारा की जाती है। ऐसे ही एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के क्षेत्र में कि भाई महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन पर कितना क्रियान्वयन हुआ है, ये सब। ऐसे ही JPC ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, भाई कोई भी संसद सदस्य अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी ग्रहण किए हुए है तो उस पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या नहीं होती है, कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण करे हुए है। कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, एक तरह की डिसिप्लिन समिति भी इनके अंदर वो होती है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, मतलब हाउस कैसे फंक्शन करना चाहिए, डे टू डे जो हाउस की फंक्शन है ना उससे रिलेटेड ही होती है। एक होती है हाउस कीपिंग कमेटी, जैसे कि लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए संसद सदस्यों के लिए, हाउस कमेटी होती है कि इसमें हाउस में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। JPC ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ MP, संसद सदस्यों के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, उनके क्या क्या अलाउंस होने चाहिए, ये सब तय करने के लिए ये कमेटीज होती है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम जो भी ये समितियां हैं उनमें
जैसे लोकसभा के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य समितियाँ आती हैं वो एग्रीकल्चर पे है, कोल पे है, डिफेंस और विदेश मंत्रालय, फाइनेंस वित्त पे है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर है, श्रम पे है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे है, रेलवे पर है। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर जो समितियाँ आती हैं वो एजुकेशन पर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर, होम अफेयर्स पर एंड पर्यावरण पर। यहाँ देखेंगे तो मुख्य चीज़ है कि हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ये ऐसे बहुत ही क्रूशियल जो बहुत ही होम अफेयर्स बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उनमें जो समितियां हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी मिनिस्टर जो है एक फाइनेंशियल या जो विभागीय स्टैंडिंग कमेटी होती है उनमें सदस्य नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि भाई कौन सा बिल या कौन सा मुद्दा इन समितियों को डिस्कशन के लिए दिया जाएगा। तो ये सब हाउस चेयरमैन होते हैं, स्पीकर या फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो जो है लीडर ऑफ द हाउस जो होते हैं, उनके पार्टी किसी हाउस में पार्टीज के जो लीडर होते हैं उन सब से कंसल्ट करके ये तय करते हैं कि भाई कौन सा मुद्दा या कौन सा बिल, कौन सी डिस्कशन किसी समिति को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब बात आती है पावर्स की। तो इन समितियों के पास किसी को भी सम्मन करने की पावर होती है। जैसे कोर्ट किसी को सम्मन करता है जब विटनेस बुलाने के लिए, वैसे इन समितियों के पास सम्मन करने की पावर होती है। लेकिन ये पावर चेयरमैन मेजॉरिटी से ही यूज कर सकता है, माइनॉरिटी में यूज नहीं कर सकता। साथ ही अगर कोई नहीं आता है तो पैनल उससे रीजन भी मांग सकता है, सपोज कि भाई क्यों नहीं आ रहा कोई। अब बात आती है कि क्यों ये समितियों की जरूरत, क्यों ब्रिटिश संसद ने इन समितियों को क्यों इजाद किया या फिर इन समितियों को क्यों जरूरत पड़ी। तो भाई देखो, पार्लियामेंट के पास एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। एक कैलेंडर ईयर में केवल लगभग 100 सेशन हमारे यहाँ, मतलब 100 मीटिंग्स हमारे यहाँ होती हैं इंडियन पार्लियामेंट में। 100 मीटिंग 3 सत्र में होती हैं। तो अब देखने वाली बात यह कि डेली बेसिस पे जो मीटिंग होती हैं उनमें पार्लियामेंट के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। अगर हर एक एमपी, हर एक सदस्य को बात करने का, अपनी बात रखने का, डिस्कशन करने का मौका दिया जाए किसी बिल पर या किसी मुद्दे पर, तो मतलब आप एक पूरा सत्र में भी किसी एक बिल को पास कर पाएँ, ये बड़ा नामुमकिन सा है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास टाइम लिमिटेड है, और इसलिए क्या करता है कि पार्लियामेंट जो है, जो टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी साइज के अनुसार किया जाता है पार्लियामेंट में, कि भाई सबसे बड़ी पार्टी उसके सदस्यों को सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, उससे छोटी पार्टी के सदस्यों को उनसे कम टाइम दिया जाता है। इस तरह से तो जो बहुमत में पार्टी है उसी के सदस्य अपनी बात ज़्यादा रख पाते, जो अल्पमत में पार्टी है उनके सदस्य अपनी बात उतनी ढंग से नहीं रख पाते। इसलिए क्या किया कि भाई ऐसी समितियां बनाई कि जो अल्पमत में पार्टी है उनके सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाए, और उनके सदस्य जो है ओपन माइंडेडली अपने विचार इसमें बिना टाइम की लिमिट के रख सके। यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको बस इतना टाइम दिया जाएगा कि भाई 1 साल है आपके पास, आप इसमें खूब रिकमेंडेशन दीजिए, अपने एक्सपर्टाइज, अपने विचार, अपने जो भी नॉलेज है वो आप इसमें शेयर कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री जो समितियाँ होती हैं, तो एक तरह से संसद सदस्यों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ वो अपनी एक्सपर्टाइज का यूज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न पहलुओं पर गहराई के साथ विचार कर सकते हैं। दूसरा, जो पार्लियामेंट है उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो ऑन लाइव होती है, टीवी पर लाइव चलती है। तो जो भी कई सारे एमपी मतलब जो है वो अपने पार्टी लाइन से भी बंधे हुए होते हैं कि भाई वो किसी मुद्दे पर
लाइव कैमरा के सामने उस तरह से वो नहीं बोल सकते, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बिना पार्लियामेंट्री फोरम जो समितियां हैं उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात बिना किसी रोक टोक के वो अपनी बात वहाँ पे रख पाते हैं। और अंत में यूएस प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने कहा था, ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार बात है कि कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन, वाइल्स्ट कांग्रेस इन इट्स कमेटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। यानी कि जो संसद है जब सेशन में होती है तो वो लोगों को दिखावा करती है कि भाई हम देखो काम कर रहे हैं, लेकिन जब संसद की समितियां काम जो अपने रूम में बैठी होती है तो वाकई में वो काम करती हैं, क्योंकि जो संसद के काम होते हैं वो समितियों में किए जाते हैं, न कि संसद भवन में। हाउ इम्पोर्टेंट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज। क्या भाई ये समितियां जो हैं इनकी जो सुझाव है, इनके जो विचार हैं, इनके जो डिस्कशन है वो सरकारें मानती हैं? तो उस पर हम बात करेंगे कि भाई हालांकि ये एक रिकमेंडेटरी नेचर की होती है, जो ये समितियां हैं इनके जितने भी सुझाव होते हैं वो रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उनको हम फोर्स नहीं कर सकते, उनको हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते फोर्स करने के लिए, तो वो रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं, बस सुझाव प्रकार के होते हैं। लेकिन चूँकि वो संसद सदस्यों के रिकमेंडेशंस होती हैं तो वो काफ़ी वेटेड होती हैं। और अब तक का जो संसदीय इतिहास है उसमें देखा जाए तो संसदीय समितियों का हमारे जो कानून बनाए गए हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही ये जो संसदीय पैनल हैं, समितियां हैं, ये किसी भी इश्यू को बहुत गहराई से डीपली डिस्कस करते हैं। साथ ही ये नीतिगत विषयों पर भी अपनी बात रखते हैं और सरकार को नीतिगत विषयों पर जो है अपने सुझाव रखते हैं। और साथ ही साथ ये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी संसद के पटल पर रखते हैं कि भाई उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर कितना गवर्नमेंट ने काम किया है, कितना उनके सुझावों को माना गया है, कितना उनके सुझावों को नकारा गया है। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी वो संसद के पटल पर रखते हैं। ज़्यादातर देखा गया कि सेलेक्ट कमेटी और जेपीसी जो होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, तो वो जो भी रिकमेंडेशन देती हैं, क्योंकि वो एक रूलिंग पार्टी के ही किसी सदस्य के रिकमेंडेशन मतलब हेड ऑफ द कमेटी है तो उसकी परमिशन से ही वो पटल पर रखी जाती है, तो ज़्यादातर वो मान ली जाती हैं सरकार द्वारा, क्योंकि वो उनके खुद के ही किसी सदस्य द्वारा रखी गई। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।